Hello everyone, this is Kaveri Kothuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great. As you know, 150 questions on teaching aptitude already uploaded on my channel. So you can go there and watch that lectures. Now move forward toward the next important MCQs. And first one is instruction take into accounts various type of learners and learning styles and is adapted accordingly is said to be. कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं ली जाती हैं जब हम स्टूडेंट के द्वारा ली जाती है तो हम अलग अलग लर्नर के लिए जो है अलग अलग तरह का लर्निंग स्टाइल अडेप्ट करते हैं. तो ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे सिचुएशन को. इट मीन्स हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग स्टाइल अडेप्ट कर रहे हैं. लर्नर की नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके जो है थिंकिंग लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी कोग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ द लर्निंग स्टाइल चूज करते हैं. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड लर्निंग स्टाइल्स आर चूज्ड. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अ हैवी एम्फेसिस ऑन मेजरेबल आउटकम लीड्स टू. हैवी एम्फेसिस दिया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है मेजरेबल आउटकम्स में. लीड्स टू किसके कारण होता है ये? रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन. रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन के थ्रू जो है हम आउटकम्स को मेजर करने पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है. तो यहाँ पर जो सी है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर हु आर एंथुजियास्टिक इन द क्लास रूम टीचिंग. कहता है एक टीचर जो बहुत ही एनर्जेटिक रहता है क्लास में, क्लासरूम टीचिंग, उसके रिगार्डिंग देखिए क्या कहता है. ऑप्शंस दिए हैं आपको. ऑप्शन ये कहता है कि जो टीचर एनर्जेटिक रहता है वो क्लास में क्या कर रहा है कि लैक प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट विच स्टे हिडन अंडर द एंथुजियाज्म. कि वो ओवर एनर्जेटिक हो रहा है ताकि वो जो है अपने आप को, जो उसको टॉपिक नहीं आता है, वो कमी को छुपा सकता है. कैसा होता है? नहीं, दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज सिंपली ड्रामेटाइज टू होल्ड द स्टूडेंट्स अटेंशन. हम स्टूडेंट की अटेंशन गेन करने के लिए जो है जोर जोर से चिल्लाते हैं, ऐसा नहीं है. इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट को इन्वॉल्व करने के लिए टीचर एनर्जेटिक रहता है. तो सी इज योर करेक्ट आंसर. Now next question is diversity in students demographic require common academic standards. कहते हैं कि डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स में. इट मीन्स जो क्लास रूम में स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट डेमोग्राफिक एरियाज़ के हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं उनमें. तो उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेज़र करने के लिए क्या कहता है, प्रोवाइड अ कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट. उनको उनके परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए हमें कॉमन बेंचमार्क यूज़ करना चाहिए. इट मीन्स एक कॉमन स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहिए. तो यहाँ पर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंट्यूटिव थिंकिंग. कहते हैं इंट्यूटिव थिंकिंग है क्या? इंट्यूटिव थिंकिंग होता क्या है? इसका मतलब होता है एक सहज सोच. एक सहज सोच. इट मीन्स हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, ये क्या है? ऑप्शंस देखें. कहता है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ डिस्कवरी. ये डिस्कवरी का पार्ट है. तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इंट्यूटिव थिंकिंग क्या होता है, एक सहज सोच जो है डिस्कवरी का एक हिस्सा है. डिस्कवरी में जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसका एक पार्ट है. तो ये जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाइल प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़ इन क्लासरूम, इफ़ While presenting your ideas in classroom, it is better to. कहता है कि जब आप आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं क्लासरूम में तो आपके लिए क्या बेटर है? इट इज़ बेटर टू रिकोगनाइज दैट देयर कैन बी अदर व्यूज़. आपको ये रिकोगनाइज करना है कि वहाँ पर जो और लर्नर्स हैं या जो आपकी बात सुन रहा है उसके लिए, इवन चाहे कोई लर्नर है, अगर कोई लर्नर नहीं है, इवन कोई लिसनर भी है, अगर सिर्फ लिसनिंग कर रहा है तो उसका भी अलग मत हो सकता है, अदर व्यूज़ वहाँ हो सकते हैं. ये करेक्ट है आपका पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिकोगनाइज दैट स्टूडेंट्स आर नॉट अ होमोजीनियस मास. आपको ये भी रिकोगनाइज करना है कि सभी स्टूडेंट्स एक ही तरह के नहीं हो सकते हैं, सभी होमोजीनियस नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज टेक डिसेंटिव व्यूज़ ऑल्सो इन कंसिडरेशन. डिसेंटिंग व्यूज़ का मतलब होता है कि असहमति. जब आप अपने विचार किसी के आगे रखें, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उसे वैसे ही एग्रीड हो जाए. तो हो सकता है कि वो आपकी बात से असहमति रखता हो, तो आपको ये बात भी जो है कंसिडर करनी होती है जब आप अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करें. इट मीन्स आप अपनी बातों को प्रेजेंट करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन किसी पर थोपना एक अलग चीज़ है. आपको सिर्फ प्रेजेंट करना है और जब प्रेजेंट करें तो आप सामने वाले के ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करें. तो डी जो है यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग प्रोसेस आर गिवन द लीस्ट इंपॉर्टेंस इन. इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया गया है लर्निंग के कौन से प्रोसेस में. 4 फिलोसफी के नाम दिए हैं आपको. ये चारों फिलोसफी अलग अलग बातें करती है.
नेचुरलिज्म कहता है कि हमें नॉलेज नेचर से मिलती है। रियलिज्म कहता है कि जो रियल है चीज़ हम उसी को सच मानते हैं। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि हम लोग प्रैक्टिस को सच मानते हैं, प्रैक्टिस से नॉलेज मिलेगा। आइडियलिज्म कहता है कि हमें गॉड से नॉलेज मिले, कि भगवान ही सब कुछ है, स्पिरिचुअल पावर को कंसिडर करता है। तो कहता है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत कम इंपॉर्टेंस दिए गए है, दैट इज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि हर बंदा एक दूसरे से अलग है, दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो ट्विंस भी क्यों ना हो। और हाँ, इसी बात को आइडियलिज्म में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। आइडियलिज्म कहता है कि हर चीज़ भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें हर नॉलेज भगवान से नहीं मिलती है। ऐसा तो नहीं है आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, आप कहेंगे कि ऊपर से भगवान नीचे उतर कर आए प्रकट और आपको आइडिया दे, ऐसा नहीं होता है। हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपने माइंड से जो है नॉलेज गेन करते हैं, वो हमारा सोर्स होता है। हमारा एक्सपीरियंस भी हमारा सोर्स है, हमारी सेंसेस से भी हम अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। तो लेकिन आइडियलिज्म में ये कहा गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इंपॉर्टेंस नहीं है। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज अडॉप्टेड बाय टीचर इन साइक्लिकल ऑर्डर। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज़ में एक टीचर जो है साइक्लिकल ऑर्डर अडॉप्ट करता है और आपको इन चारों ऑप्शंस को एक सीक्वेंस में लगाना है। सी फर्स्ट आएगा आपका एसिमुलेशन, एंड देन एकोमोडेशन, कन्वर्सिंग एंड देन डाइवर्सिंग। तो ऑप्शन आपका जाएगा 3, 1, 2 एंड 4। सो डी यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, वी यूजुअली से दैट नो टू स्टूडेंट्स आर अलाइक, दे मे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ। कहता है कि दो स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। किस किस एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? अपब्रिंगिंग, सोशल स्टेटस सही है, एप्टीट्यूड सही है, एटीट्यूड सही है। इट मीन्स दो बच्चों का एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड, उनका अपब्रिंगिंग, उनका सोशल स्टेटस सभी अलग अलग हो सकते हैं। इवन दो ट्विंस भी हैं वो सेम नहीं होते, ये सबका अलग अलग रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन आपका जहाँ से जाएगा दैट इज डी। इट मीन्स कि सभी स्टूडेंट्स इन सभी एस्पेक्ट्स में, सभी लर्नर्स सभी इन तीनों एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से अलग होते हैं। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Reinforcement is provided by any factor that increase the probability that a response will be repeated। क्या कहता है कि reinforcement क्या है? अब reinforcement का मतलब होता है an act performed to strengthen approved behavior। मतलब एक ऐसा कुछ जो आपके बिहेवियर को रिपीट करता है या आपने जो बिहेव किया उसको स्ट्रेंथन करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ने अच्छा काम किया और हम उसको जो है फ्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो वो उस काम को दोबारा करेगा क्योंकि उसे ये लगता है कि ये अच्छा काम था और ये काम करने से मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ मिली। तो फ्रेज आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। टोकन रिवॉर्ड, किसी को रिवॉर्ड देना, किसी ने काम अच्छा किया, हमने उसके लिए उस काम के लिए उसको रिवॉर्ड दिया, तो वो भी उसे जो है मोटिवेट करता है और इसके कारण वो जो है अपने बिहेवियर को फिर से फ्यूचर में करना चाहेगा, सेम बिहेवियर को। सिंपली सक्सीडिंग इन टास्क, सिंपली सक्सीडिंग इन टास्क मीन कि हमने कोई काम किया और हम उस पर कामयाब हो जाते हैं, तो हम उसी काम को फ्यूचर में भी करना चाहेंगे क्योंकि हम उसमें सक्सेस हुए हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है और इसी को हम एक टर्म में कहते हैं, टेक्निकल टर्म में कहते हैं रीएनफोर्समेंट। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन यू कंप्लीट योर मैथ्स एक्सरसाइज यू कैन प्ले द कंप्यूटर गेम using such kind of reinforcement wherein students favorite activity can be used to reinforce a student's engagement in less popular activity is termed as। क्या कहता है कि यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज़ किया गया है कि हम एक स्टूडेंट को जो है मोटिवेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहता है कि अगर हम एक बच्चा मैथ्स का काम नहीं करता है तो हम उसे कहते हैं कि तुम मैथ्स का काम कंप्लीट करो, हम तुम्हें कंप्यूटर गेम खेलने देंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड का है कंप्यूटर गेम में, लेकिन हम करवाना क्या चाहते हैं, मैथ्स का काम कंप्लीट करे, मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बिहेवियर वो रिपीट करना चाहता है दैट इज़ कंप्यूटर गेम, उसके थ्रू हम क्या करवा रहे हैं, वो बिहेवियर कंप्लीट करवा रहे हैं जो वो करना नहीं चाहता है, मैथ्स का होमवर्क करवा रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, that is called Premack principle. So A is your correct answer. Next is morophocs is a terms associated with। कहता है कि मोरोफोग्राफ्स जो है टर्म है एसोसिएट किससे करती है, ये एसोसिएट करती है आपकी करेक्टिव स्पेलिंग से। इट मीन्स आकृति विज्ञान होता है ये। सो इट इज़ रिलेटेड विद करेक्टिव स्पेलिंग। तो ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज
Which of the following description apply in context of constructivist approach and cognitive theory of learning? कहता है कि जो स्टेटमेंट्स आपको दी हैं वो स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में और कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में यूज होती हैं. सी, लर्नर्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लर्निंग प्रोसेस. लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, सही है. सीकिंग टू इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है अपनी नॉलेज को. यूजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है. एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्या कहती है कि बच्चा अपने आप से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, और कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या कहती है कि बच्चा अपने दिमाग को यूज़ करता है. तो दोनों ही जो अप्रोचेज हैं इनमें बच्चा जो है एक्टिव रहता है, राइट. तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा और मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश करेगा. तो डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ये तीनों ही पॉइंट्स जो है इंक्लूड किए जाते हैं. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट वी बिल्ड अप अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन एंड फेनोमिना आर टर्म एज. क्या कहता है यहाँ पर कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो दैट वी बिल्ड अप, जिसे बनाया गया है अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सिचुएशन के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर फेनोमिना के रिगार्डिंग. तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्कीमा और द मेटल स्कीमेटा. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. टेकिंग इनफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज. क्या कहता है कि न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करना, न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करना उसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन. टेकिंग इनफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज assimilation. So A is your correct answer. Next is the term which is used to refer to the varieties of way. एक टर्म कहता है कि जो यूज़ की जाती है, यूज टू द वैरायटी ऑफ वेज इन विच टीचर एंड द अदर हेल्प, जिसमें टीचर और अदर्स जो है हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे लर्नर को इन ऑर्डर टू मूव बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग by giving them cues, suggestions and direct guidance at the appropriate moment in their investigations and activities is known as. क्या कहता है यहाँ? कहते हैं कि एक टर्म है जो यूज़ की जाती है, और वो यूज़ की जाती है इसलिए उसका मीनिंग होता है कि जिसके अंदर टीचर और जो अदर सपोर्टर्स हैं वो लर्नर को हेल्प करते हैं उसको करंट नॉलेज को एनहांस करने में, उसको सजेशंस प्रोवाइड करने में. अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसे क्यूज़ देते हैं, उसे आइडियाज़ देते हैं कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, उसकी डायरेक्शन जो है एक बढ़िया तरीके से हम उसे आगे लेकर जाते हैं. तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड स्काफोल्डिंग. सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर. Now, next is the change in behavior are the net result of environmental influence interacting with innate predisposition and process within the learner. क्या कहता है कि change in behavior में change आ रहा है. are the result, किसका result है, किसकी वजह से आ रहा है? of environment influence कहता है कि जो behavior में change आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? environmental इन्फ्लुएंस है. इट मीन्स वातावरण, आसपास के माहौल का इफेक्ट है. इंट्रैक्ट विद इनेट प्रीडिस्पोजिशंस कहते हैं कि या तो फिर हमारी जो जन्मजात हमारी जो पूर्व सूचनाएं होती हैं उनसे हम अफेक्ट हो रहे हैं. प्रोसेस विद द लर्नर, या फिर ये सारे प्रोसेसेस जो है लर्नर जो इनसे इंटरेक्ट होता है तो इसकी वजह से चेंज आ रहा है. तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस विद इन द लर्नर. ये इसे क्या कहते हैं? न्यू बिहेवियर थ्योरी. दैट इज कॉल्ड न्यू बिहेवियर थ्योरी. तो ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. Next is student or individual may develop belief, positive or negative, about their own ability to cope effectively in a variety of situations. दिस इज टर्म्ड एज. क्या कहता है कि एक बच्चा या फिर हम कहीं कोई भी इंसान अपने ही बारे में एक पॉजिटिव या नेगेटिव सोच बना लेता है, राइट. और अपने बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव सोच इस बारे में बनाता है कि वो लाइफ में कोई सिचुएशन है और उस सिचुएशन से इफेक्टिवली उसको फेस कर सकता है या नहीं कर सकता है. इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन अपने बारे में ये पॉजिटिव बना लेता है कि हाँ मैं तो किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता हूँ, और कोई ये बना ले कि मैं अपने बारे में सोच लेता है कि मैं किसी भी सिचुएशन को जो है फेस नहीं कर पाता, इट मीन्स उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो भी उसने अपने बारे में जो धारणा बनाई है, जो विचार बनाया है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सेल्फ एफिशिएंसी. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The ability of an individual to think about one's own thought process, self-monitor and modify others' learning strategy are as necessary is termed as. क्या कहता है कि एक एबिलिटी, एक योग्यता है
ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की, एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक अबाउट वंस ऑन थॉट प्रोसेस, उसका खुद का एक सोच है, एक उसकी एक अपनी सोच है, सेल्फ मॉनिटर है एंड मॉडिफाई कर रहा है वंस लर्निंग स्ट्रैटेजीज, और मॉडिफाई कर रहा है किसी और अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करता है और अपने आप को सेल्फ मॉनिटर भी करता है। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, मेटाकोग्निशन, राइट। मतलब एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का योग्यता है कि अपनी सोच को एक पर्टिकुलर प्रोसेस में ला रहा है, अपने आप को मॉनिटर कर रहा है, अपने बिहेवियर को, अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, मेटाकोग्निशन। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टीचर ब्लेम अ स्टूडेंट, एक टीचर ने ब्लेम किया स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम ऑन। कहता है कि टीचर ने स्टूडेंट की लर्निंग प्रॉब्लम पर जो है ब्लेम कर रहा है। ऑप्शन क्या कहता है, मेन एक जो लर्नर है उसका लर्निंग प्रोसेस अगर स्लो है या फिर हम कहें कि बहुत ही वीक है, तो उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है, वह लैक ऑफ मोटिवेशन। सो ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मेमोरी दैट रेफर टू our memory of meaningful facts, rules, definitions, concepts and principle is termed as। कहते हैं कि एक ऐसी मेमोरी जो रेफर कर रही है, मेमोरी ऑफ मीनिंगफुल फैक्ट्स हैं, उस मेमोरी में रूल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक मेमोरी। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज an individual's awareness of his or her own memory process and the way in which storage and retrieval of information can be enhanced is termed as। क्या कहता है यहाँ पर आपको, एक इंडिविजुअल की अवेयरनेस है अपनी मेमोरी प्रोसेस के रिगार्डिंग, और एक वे की बात करता है जिसमें स्टोर किया जाता है और रिट्राइव किया जाता है इंफॉर्मेशन को, कैन बी एनहांस्ड, इसे एनहांस किया जाता है, इट इज टर्म्ड एज, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटा मेमोरी। सो जी इज योर करेक्ट आंसर। Next is which of the following can impact process listening in adverse manner। कहता है कि listening को badly क्या affect करता है। C excess of listened material, message overloaded। अगर कोई पर्सन overloaded आपको मैसेज दे रहा है और आप सुनते जा रहे हैं, तो क्या आपको सभी कुछ याद रहेगा, आपको सब कुछ याद भी नहीं रहेगा, और मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो है आपको समझ भी नहीं आएंगे कि क्या क्या क्या। नेक्स्ट इज वेरी हाई स्पीड, बहुत ही तेज़ बोला गया पॉइंट भी समझ नहीं आता है। अ गुड अमाउंट ऑफ हियरिंग लॉस, अगर आपको सुनाई ना देता हो, आपको सुनने की प्रॉब्लम हो, तो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो डी जो है यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच इज लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। कहते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का जो है लिसनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सी लिंकिंग लिसनिंग टू मॉनेटरी रिवार्ड सिस्टम, क्या लिसनिंग को हम मनी से जोड़ दिया जाए, रॉन्ग है। नेक्स्ट इज मेकिंग द कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, कंटेंट को इंटरेस्टिंग और नीड बेस्ड बनाया जाए। नेक्स्ट इज एनहांसिंग द वॉइस इफेक्टिवनेस एंड इम्प्रेसिव, कहता है लिसनिंग को आप तभी इम्प्रूव कर पाएंगे जब आप अपनी वॉइस को इफेक्टिवली एनहांस करें और उसे इम्प्रेसिव बनाएं। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिसनिंग टू अ लेक्चर इज बेसिकली, कहता है कि लिसनिंग टू ए लेक्चर, एक लेक्चर को सुनना इज बेसिकली क्या है, इवैल्यूएटिव लिसनिंग है, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएटिव लिसनिंग, राइट। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। दो वर्ड हम यूज़ करते हैं, एक हियरिंग और एक लिसनिंग। हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ सुना, और जो हम अपने दिमाग में नहीं लेते हैं, इट मीन्स कि आप कहीं खड़े हैं, ठीक है, और वहाँ से जो है फॉर एग्जाम्पल कि ट्रैफिक का शोर आ रहा है, हम बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या हम उसे समझते हैं कि वो क्या ट्रैफिक का शोर आ रहा है, कितना आ रहा है, या फिर हम मार्केट में खड़े हैं तो पूरी जनता बोल रही है तो हम किसी की बातें नहीं सुनते, बस कोई बोल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हियरिंग, कि हमने सुना और एक निकल गया कान से। लिसनिंग होता है सुना और दिमाग में गया, इट मीन्स हमने जो है उसे अपने माइंड में रिटेन किया, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। तो लिसनिंग, एक लेक्चर को जब हम लिसन करेंगे, इट मीन्स हम अपने दिमाग में उसे ले रहे हैं, दैट इज इवैल्यूएटिव लिसनिंग है, हम उसे इवैल्यूएट भी करते हैं। तो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज द इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज बेसिकली अबाउट, इवैल्यूएटिव लिसनिंग होता क्या है, इट इज बेसिकली अबाउट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन आइडिया गिवन टू अ लिसनर। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। Move to next question. According to Francis Gallon, heredity does not go to immediate parents but to remote ancestors. Only 50% of heredity is due to।
सी, क्या कहता है कि फ्रांसिस गैलन ने कहा है कि जो हेरिडिटी है वो हमारी हेरिडिटी, इट्स मीन्स कि जो हमें जो हमारा बिहेवियर हम हमारी फैमिली पर, हमारे पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, जो हमें जीन से मिलता है, डज नॉट गो इमीडिएट पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि हमारे बिहेवियर को सिर्फ हमारे पेरेंट्स का ही बिहेवियर अफेक्ट करता है, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनका बिहेवियर भी हमें अफेक्ट करता है। तो कहता है कि ओनली 50% बिहेवियर हमारा ऐसा होता है जो हमारे पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, बाकी का जो बिहेवियर होता है वो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा या फिर हमारे जो इन्वायरमेंट के द्वारा भी जो है हमें अफेक्ट कर सकता है। सो पूछा क्या है इसने आपसे कि ओनली 50% ऑफ हेरिडिटी इज ड्यू टू पेरेंट्स। कहता है कि सिर्फ 50% ही ऐसा होता है जो हमारा व्यवहार हमारे पेरेंट्स से मिलता है, बाकी जो है किसी और कारण से भी हो सकता है। So A is your correct answer. Now move to next question. Arrange the following टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। ये ऑर्डर दिया है आपको, ये प्रोसेस दिया है, इसको ऑर्डर में लगाना है। सी, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें पढ़ाना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हम करते हैं कि हम प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हैं, मतलब पहले ये बच्चे से पूछेंगे कि उसे आता क्या है, फिर जो हम उसे पढ़ाना चाहते हैं उसको जो है उस न्यू नॉलेज को बच्चे की पुरानी नॉलेज के साथ जोड़ जोड़ के उसे थोड़ा थोड़ा करके उसे समझाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि प्रेजेंट द मटेरियल, फिर बच्चे के आगे जो न्यू मटेरियल होता है वो प्रेजेंट किया जाता है टीचर के द्वारा। ये थर्ड स्टेप हो जाता है। उसके बाद इवैल्यूएशन किया जाता है, ये आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा। इवैल्यूएशन के बाद हम ये देखते हैं कि बच्चा, इवैल्यूएशन में ये देखा जाता है बेसिकली कि बच्चे को समझ आया है या नहीं। हम उसे क्वेश्चनिंग करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स यूज़ करके हम ये जानना चाहते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम फिर से रीटीच करेंगे। और जब हम लास्ट स्टेप हो जाएगा रीटीच, और रीटीच में क्या होगा कि हम अब पहले वाले मेथड से टीच नहीं करेंगे, हम अपना मेथड चेंज करेंगे, हम अपना जो अपने एग्जाम्पल्स हैं उसे चेंज कर देंगे, हम अपने जो टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं उसे चेंज कर देंगे, अपनी स्किल्स को चेंज करो। उस तरह से मत पढ़ाओ जिस तरह से आपको पढ़ाना होता है, उस तरह से पढ़ाओ जिस तरह से बच्चे को समझ आता है। उस मेरी टीचिंग में हम चेंज करते हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग चलते हैं, लर्नर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये एक प्रोसेस आपको जो है फॉलो करना चाहिए और यही एक ऑर्डर है इसे फॉलो करने का। और ऑप्शंस देखें कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या जाता है। सी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर जाएगा डी, ये ऑर्डर जो है आपका चलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जा चुका है। और जो बच्चा बीएड करके आया है तो वो तो बेसिकली इसको बहुत ही इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट हेल्प अ टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर इन क्लासरूम, ही इज। तो उसे हम क्या कहेंगे? एक बच्चा है जो टीचर की हेल्प करता है, जब टीचर पढ़ाता है तो हेल्प भी करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में ड्यूरिंग द क्लासरूम, जब क्लास में जब लेक्चर चलता है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? इवैल्यूएटिव लिसनर कहते हैं। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एनहांस। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपका एनहांस होता है थ्रू किसके द्वारा? फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कम्युनिकेशन, सही है। सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइस, ये भी सही है। एंड इनफॉर्मल इन्वायरमेंट, तो ये है तीनों ही चीज़ें जो है आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को एनहांस करती हैं। और यहाँ पर जो है डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। कहता है कि लर्निंग इनमें से किसका प्रोडक्ट है? लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ स्किल्स। स्किल्स के द्वारा ही आप अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, स्किल्स के द्वारा ही आप किसी दूसरे को अपनी बात समझा पाते हैं। बेसिकली हम एक एग्जांपल लें कि अगर एक टीचर है और उसने मान लीजिए ये बहुत डिग्रीज ले रखी हैं, ठीक है, लेकिन उसमें वो टीचिंग स्किल ही नहीं है जिसके थ्रू जो नॉलेज उसको आता है वो बच्चे तक वो पहुंचा पाए। राइट, आता उसे बहुत कुछ है, उसके दिमाग में तो बहुत कुछ है, लेकिन उसकी ज़ुबान तक नहीं आता है, किस तरह से प्रेजेंट करना है वो चीज़ नहीं आती है, वो स्किल नहीं है, टीचिंग स्किल नहीं है, तो वो स्टूडेंट की लर्निंग एनहांस नहीं कर पाएगा। सो लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ स्किल्स, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द मेंटल ग्रोथ मोस्ट सुटेबली। कहता है कि जो आपको स्टेटमेंट्स दी हैं ये इसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करती है मेंटल ग्रोथ को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। कहता है सी यूनिफॉर्म राइज टू द मिडल टीन्स एंड ग्रेजुअल लेवलिंग ऑफ ड्यूरिंग द मिडल 20s। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपका जो डी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
While comparing hearing and listening, we can say that hearing is a physical process and listening is a psychological process. Hearing जो है आपका एक physical process होता है और listening जो है आपका एक psychological process होता है, और यही statement better way में compare करके देती है आपको hearing and listening को. Now next question is which of the following statement is true. कहते हैं कि इनमें से कौन सा statement true है. First is द ह्यूमन रिलेशनशिप आर नॉट अफेक्टेड बाई लिसनिंग. कहता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप लिसनिंग से अफेक्ट नहीं होता है. क्या ये सही है? नो, ये गलत है. ह्यूमन रिलेशन जो है लिसनिंग से अफेक्ट होता है. नेक्स्ट इज व्हेन कम्युनिकेटिंग कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेंड 1/2 ऑफ देयर लीव्स लिसनिंग. कहते हैं कि कम्युनिकेट करते समय कॉलेज स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा समय जो है लिसनिंग में बिताता है. दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पर भी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is when a person listens and attempts to understand the other person's viewpoint. क्या कहता है कि जब एक पर्सन सुनता है और अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट्स, दूसरे के विचार को भी समझने की कोशिश करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एम्पैथिक लिसनिंग. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जेंडर टेंड्स टू लिसन. क्या कहता है कि ऐसा कौन सा जेंडर है विच टेंड्स टू लिसन इन ऑर्डर टू सोल्व द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुनता है, इज लेस अटेंटिव टू नॉन वर्बल क्यूज. नॉन वर्बल क्यूज को बहुत ही लेस अटेंशन देता है एंड इंटरप्ट्स टू स्विच टॉपिक्स, और टॉपिक को स्विच कर जाता है. दैट इज मैन. बेसिकली मैन जो है वो नॉन वर्बल क्यूज को जो है लेस इंपॉर्टेंस देते हैं वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है. सी फोकस सोलली ऑन डिटेल इंस्टेड ऑफ मेन पॉइंट. कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग वो है जहाँ पर हम मेन पॉइंट पर ध्यान ना दें. ये तो पॉइंट यहीं गलत हो गया. इग्नोर द कॉन्टेक्स्ट. इग्नोर वर्ड ही गलत है. जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो हम किसी चीज़ को इग्नोर कैसे करेंगे. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहते हैं. इज इम्पॉर्टेंट when making judgment about the message being presented. कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है जब हमें जजमेंट लेना हो, जजमेंट करना हो अबाउट द मैसेज बीइंग प्रेजेंट, जो मैसेज प्रेजेंट किया गया है. तो यहाँ पर जो है क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. आस्किंग क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन. कहता है कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं. आस्किंग क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई information, paraphrasing messages, identifying confusing area are basically. कहता है कि हम लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं किस लिए, ताकि हम इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर पाएँ. पैराफ्रेजिंग करते हैं. मैसेजेस मतलब जो चीज़ बच्चे को समझाई गई है उसके बाद हम बच्चे को बोलते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में उसे समझाए. दैट इज़ कॉल्ड पैराफ्रेजिंग. आइडेंटिफाइंग कन्फ्यूजिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो कहता है कि ये क्या है, बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, है क्या ये एक टेक्निक्स है फॉर चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक. हम ये चेक करना चाहते हैं कि बच्चे को चीज़ समझ आई या नहीं आई. इसके रिगार्डिंग हम उसे क्वेश्चनिंग करेंगे, हम उसे पैराफ्रेजिंग कहेंगे, या फिर हम उसे कंफ्यूजिंग एरिया के रिगार्डिंग जो है हम उससे टॉपिक पूछेंगे, उसे आइडेंटिफाई करने को कहेंगे. तो ये सब स्किल्स जो है, टेक्निक्स जो है यूज़ की जाती हैं ये जानने के लिए कि क्या आपको वो चीज़ समझ आई या नहीं आई. नेक्स्ट इज सजेशंस फॉर लेक्चर लिसनिंग इंक्लूड. कहता है कि सजेशंस दिए गए हैं लेक्चर लिसनिंग के लिए, उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है. बेसिकली क्या इंक्लूड करता है, फाइंडिंग एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट टू यू. वो एरिया फाइंड आउट करो जो आपके इंटरेस्ट का हो. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो. एंड लिसनिंग फॉर मेन आइडियाज़, और मेन आइडियाज़ को जो है आप सुने और समझें. और यही सजेशंस दिए जाते हैं लेक्चर लिसनिंग के. इट मीन्स कि अगर आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो बेसिकली आपको वो लेक्चर तभी सुनना चाहिए. पहला, या तो वो आपके इंटरेस्ट का हो. दूसरा, आप अवॉइड करें डिस्ट्रैक्शंस को. तीसरा, आप लिसनिंग करें और मेन आइडियाज़ को जो है सुने और समझें. सो यहाँ पर जो आपका डी है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू लोकेट, इवेल्युएट, इफेक्टिवली यूज इंफॉर्मेशन इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट नोन एज. क्या कहता है कि एक एबिलिटी है, एबिलिटी का मतलब योग्यता है. एबिलिटी टू लोकेट करना, इवेल्युएट करना और इफेक्टिवली यूज़ करना इंफॉर्मेशन को इज इम्पॉर्टेंट ट्रेट. ये इंपॉर्टेंट ट्रेट है जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव अटेंशन. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 191.
एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर टंग बिकॉज कहता है कि प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल क्या होता है कि अप टू आपका 5th क्लास जो है लेवल रहता है, प्राइमरी लेवल जिसे हम बेसिकली कहते हैं, वहाँ पर जो है बच्चों को जो है मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। तो मदर टंग क्या होती है? मदर टंग इट मीन्स कि वो लैंग्वेज जो बच्चे के घर में यूज़ की जाती है, जिस घर में उसकी फैमिली जो है कम्युनिकेट करती है, दैट इज़ कॉल्ड मदर लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए बेसिकली। तो ऐसा क्यों करना चाहिए आपसे बिकॉज पूछता है। ऑप्शन देखिए, इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, इससे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। इट मेक्स लर्निंग ईजी, ये लर्निंग आसान बना देगा। इट हेल्प्स इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्ची की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो उसका बौद्धिक विकास है, उसमें हेल्प करेगा। इट हेल्प्स चिल्ड्रंस टू लर्न इन नेचुरल एटमोसफेयर, तो ये हेल्प करेगा बच्चे को नेचुरल एटमोसफेयर में। तो इनमें से जो आपका जो इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें कि क्या बैठता है ऑप्शन, आपका एकदम सही बैठेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कहता है कि बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट मिलेगा। इट मीन्स कि जैसे ही जब बच्चा प्राइमरी क्लासेस में होता है तो वो स्कूल नहीं आना चाहता, इतने स्कूल आना अवॉइड करता है, फैमिली से निकलकर स्कूल में इतने समय रहना वो अवॉइड करता है। लेकिन अगर वहाँ पर हम उसे वैसा ही इन्वायरमेंट दें जो जैसा घर का इन्वायरमेंट होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट, वही मदर टंग यूज़ करें, तो उसको जो है एडजस्ट करने में हेल्प करेगा। तो डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द बेस्ट अप्रोच टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इज बाय, कहते हैं कि एक बेस्ट अप्रोच क्या है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट को मोटिवेट करें। ऑप्शंस देखें, गिव दम सुटेबल प्राइस, क्या सिर्फ प्राइस देना ही सही है? प्राइस के थ्रू ही आप उसे मोटिवेट करते रहेंगे। प्राइस के थ्रू अगर आप उसे मोटिवेट करेंगे तो यहाँ बच्चों में मोटिवेशन कम, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, और कंपटीशन कम, जेलसी ज़्यादा होगी। तो प्राइजेस को कभी भी यूज़ ना करें बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। तू पढ़ ले, मैं तुझे 100 रुपये दूंगा, या तू पढ़ ले, मैं तुझे 2 चॉकलेट दूंगा। तो बेसिकली इस टेक्निक को यूज़ ना करें, टीचर भी और घर में पेरेंट्स भी। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देते रहें। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप मोटिवेट करेंगे तो वो उसकी लर्निंग बहुत आगे तक जाएगी। गिविंग एग्जाम्पल्स ऑल द टाइम, एग्जाम्पल्स मत दें कि वो फर्स्ट आ रहा है आप थर्ड क्यों आ रहे हैं, ऐसे में भी जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। किसी और का एग्जाम्पल दे देकर कि वो क्या बन गया है, आप इससे भी जो है बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे बल्कि डीमोटिवेट कर रहे हैं। डिलीवरिंग स्पीच इन द क्लास, क्लास में अगर टीचर स्पीच देता जाए, स्पीच दे रहा है सारा दिन कि पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, तो उससे भी जो है कोई आपकी जो प्रोग्रेस नहीं होगी बच्चे की। तो बेसिकली क्या है कि लेक्चर देने की जगह अगर आप आधा घंटा फालतू पढ़ा दें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मेन पॉइंट क्या है कि गाइडेंस दें बच्चे को, आप गाइडेंस दें थोड़ा सा कि किस तरह से पढ़ना है, किस मेथड को यूज़ करते हुए पढ़ना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज द बेस्ट वे अ टीचर कैन ट्राई टू इंक्लूड गुड वैल्यूज अमंग स्टूडेंट इज, कहता है कि ऐसा बेस्ट तरीका क्या है, एक बेस्ट रास्ता क्या है जिसके थ्रू टीचर जो है स्टूडेंट्स के अंदर गुड वैल्यूज डाल सकें। सी, बच्चे के अंदर अगर आप जो है गुड वैल्यूज डालना चाहते हैं, गुड मोरल वैल्यूज डालना चाहें या गुड एथिक्स उन्हें सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटर ये होगा कि सबसे पहले टीचर में वो वैल्यूज़ होनी चाहिए। बिकॉज बच्चे जो हैं अपने टीचर को जो है फॉलो करते हैं, उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा कि आइडियल बिहेवियर ऑफ टीचर दैमसेल्फ, पहले टीचर का खुद का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसे ही बच्चा जो है कॉपी करता है। सो सी यहाँ जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ, कहता है कि स्टूडेंट को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। स्टूडेंट को मोटिवेट किया जा सकता है बाय इंटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव स्टडी का मतलब क्या होता है, गहन, बहुत ही गहराई में जाते हुए जब हम उसको समझाते हैं, मोटिवेट उसके द्वारा उसे किया जा सकता है। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 195, द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म कैन बी टैकल्ड इन अ बेटर वे, कहता है कि क्लास में बच्चा एब्सेंट बहुत रहता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या कहते हैं। रिडक्शन ऑफ द वेट ऑफ करिकुलम, सिलेबस कम कर दो बच्चा आना शुरू हो जाएगा, रॉन्ग। सिंपैथी ऑफ टीचर, टीचर बहुत सहानुभूति दिखाएगा तो आ जाएगा, ये भी रॉन्ग है। अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल बड़ा अट्रैक्टिव बना दो, पढ़ाई कम खेल ज़्यादा करा दो तो बच्चा आ जाएगा, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट को जब आप मोटिवेट करेंगे तभी बच्चा आएगा, तभी आप एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम जो है ख़त्म कर सकते हैं। डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले आपको बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि जब आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें तो बीइंग अ टीचर अटैम्प्ट करें। आप अपने आप को मान लें कि आप एक टीचर हैं, आप उस सिचुएशन को समझते हुए, अपने आप के आसपास एक स्कूल का इन्वायरमेंट समझते हुए जब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तब आप बहुत ही ईजीली करेक्ट ऑप्शन की तरफ जा पाएंगे। बस यही ट्रिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट रेमेडी ऑफ अ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज। बेस्ट रेमेडी क्या है स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम, बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग। बच्चों को लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए बेस्ट रेमेडी क्या रहेगी, बेस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा। सजेशंस फॉर हार्डवर्क, हम उसे हार्डवर्क करने की सलाह दें, नहीं। सुपरवाइज्ड स्टडी इन लाइब्रेरी, हम उसे लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए सुपरवाइज करें, रॉन्ग। सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन, हम उससे कहें कि ट्यूशन उसको जो है लेनी चाहिए। ऐसा है कि ऑप्शंस में अगर आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना हो तो आप ऑप्शंस में जब भी कहीं आपको ट्यूशन वर्ड, इंस्टीट्यूशन वर्ड, कोचिंग वर्ड दिखाई दे तो आप उसे कट कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड में इन टर्म्स को जो है नेगेटिव टर्म में लिया जाता है, राइट। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, डायग्नोस्टिक टीचिंग। आप बच्चे की सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए डायग्नोस्टिक टीचिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा टीचिंग प्रोसेस जिसमें हम स्टूडेंट के बिहेवियर को डायग्नोस करते हैं। इट मीन्स हम उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानने की कोशिश करते हैं। तो डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टिव इन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, क्लासरूम टीचिंग, डिसिप्लिन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का फादर किसे कहा जाता है, दैट इज सिगमंड फ्रॉइड। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, हु द मेन प्रोपोनेंट ऑफ कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग इज। कहता है कि मेन प्रोपोनेंट कोग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग की कौन है, दैट इज एनएल गेग। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्न एट। कहता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है वो कहाँ से लर्न किया जाता है, इट इज़ लर्न एट लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ये थे आपके आज तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस किए। 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं इंक्लूडिंग दिस सीरीज। बाकी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो इफ यू लाइक दैट लेक्चर यू कैन ज्वाइन टू माई चैनल एंड ऑल्सो share with your friends. If you have any query you can ask me in the comment box. So I'll be happy to answer you. So meet you in the next lecture. Thank you very much.